आज मैं एक फिल्म इनटू द नाइट समझाने जा रहा हूं। शुरुआती सीन में टेरेंजियो नाम का एक आदमी ब्रुसिलियन एयरपोर्ट में भागते हुए आता है। वह साफ तौर पर घबराया हुआ है और बहुत जल्दी में है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वह अपनी फ्लाइट मिस कर रहा है, पर सच उससे बिल्कुल उल्टा है। वह हेल्प डेस्क पर जाकर किसी भी टिकट के लिए पूछता है जो वेस्ट की तरफ हो, लेकिन पता चलता है कि सबसे नजदीकी वाली 2 घंटे बाद है। फिर भी वह सिर्फ टर्मिनल पार करने के लिए टिकट खरीद लेता है। उसी एयरपोर्ट पर एक मशहूर इन्फ्लुएंसर इनेस न्यूयॉर्क में अपनी दोस्त से वीडियो चैटिंग कर रही होती है। तभी अचानक उसका दम घुटने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। इनेस परेशान है, खासकर इसलिए कि वह उसकी मदद के लिए कुछ कर नहीं सकती। बाहर जो लोग टीवी देख रहे हैं, वे देखते हैं कि रिपोर्टर्स और लाइव शो होस्ट्स कैमरे के सामने ही बेहोश हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पूरी सड़क पर लोग जमीन पर बेहोश पड़े हैं। देखने वाले सोचते हैं कि शायद यह कोई मजाक है, सिवाय टेरेंजियो के, जिसे पता है क्या हो रहा है। वह कहता है कि अब उसे कदम उठाने होंगे और वह टर्मिनल की ओर भागता है। जब एक गार्ड का ध्यान भटकता है, टेरेंजियो उसकी गन छीन लेता है और सबको रास्ते से हटने को कहता है। वह एक ऐसी फ्लाइट की ओर भागता है जो कुछ मिनटों में मॉस्को के लिए उड़ान भरने वाली है। कुछ ही पैसेंजर्स फ्लाइट में चढ़े होते हैं कि वह अंदर घुसकर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। पायलट गायब है और को पायलट मथ्यू उस टेररिस्ट की मदद नहीं करना चाहता। जैसे ही गन के लिए धक्का मुक्की होती है, एक बुलेट मथ्यू की हथेली में लगती है और उसे चोट आ जाती है। बाहर पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट गब्रियल उन्हें शांत रखने की कोशिश करती है। टेरेंजियो कॉकपिट से बाहर आता है और पूछता है कि क्या ऑन बोर्ड कोई पायलट है। सिल्वी नाम की एक महिला उठती है, हालांकि वह सिर्फ एक रिटायर्ड हेलीकॉप्टर पायलट है। टेरेंजियो के आदेश पर वह और मतियो बाकी सभी पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ करते हैं। एवियोनिक्स बुलेट की वजह से खराब हो गए हैं और नतीजतन प्लेन से कोई भी बाहर से संपर्क नहीं कर सकता। जब प्लेन एयरबोर्न हो जाता है, सिल्वी और मैथ्यू पूरी कोशिश करते हैं कि टेरेंजियो को समझाए, मगर वह अडिग रहता है। वह कहता है कि वह नेटो में नियुक्त एक ऑफिसर है और उसे कुछ ऐसा पता है जो औरों को नहीं। दबाव डालने पर वह बताता है कि सन की किरणें घातक हो गई है। अगले दिन से सनराइज हर किसी को मार देगा, यहां तक कि जो लोग इंडोर्स रहेंगे उन्हें भी। यह ईस्टर्न कंट्रीज जैसे जापान और कोरिया में शुरू हो चुका है, और अगर सनराइज ने उन्हें पकड़ लिया तो यह प्लान अगला निशाना होगा। मथियो और सिल्वी उसकी बात नहीं मानते और अंदाजा लगाते हैं कि वह मानसिक रूप से बीमार है। तेरेंजियो यह भी मानता है कि वह मूर्ख लग सकता है, पर दावा करता है कि वह ऐसा नहीं है। मथियो का हाथ जोरों से खून बहा रहा है, जो आगे चलकर परेशानी बन सकता है। पैसेंजर्स में से लॉरा नाम की एक महिला एक बूढ़े डिमेंशिया पीड़ित आदमी की होम हेल्थ नर्स है। वह ऑन बोर्ड अकेली मेडिकल प्रोफेशनल है, इसलिए पायलट की मदद की जिम्मेदारी लेती है। उनके पास घाव सिलने के लिए सोइंग किट नहीं है, तो वे गरम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। मथियो दर्द से चीखता है और पैसेंजर्स और ज्यादा घबरा जाते हैं। मथियो जानता है कि अगर वे विरोध करना शुरू कर दे तो सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह उन्हें बताता है कि वे टेरेंजियो की मर्जी के मुताबिक एक अलग जगह लैंड करेंगे, फिर अपनी मूल मंजिल की ओर बढ़ेंगे। मथियो को उम्मीद है कि फाइटर जेट्स उन्हें बचाने आ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बनाया गया था। लेकिन किसी वजह से सिल्वी को लगता है कि वे अकेले हैं। आयज नाम का एक पैसेंजर उनकी सन वाली बात सुन लेता है और शक करता है कि पायलट उनसे झूठ बोल रहा है। अचानक एक अरब पैसेंजर खांसने लगता है और बेहोश होकर गिर जाता है। आयज उसकी मदद करने का नाटक करता है और उसी दौरान टेरेंजियो की गन छीन लेता है। टेरेंजियो को आयस के आदेश पर टॉयलेट में बंद कर दिया जाता है और मैथ्यू से सच बताने के लिए कहा जाता है। पायलट बताता है कि वे आइसलैंड में लैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि टेरेंजियो वेस्ट की तरफ कहीं जाना चाहता था। वहां पुलिस टेररिस्ट को गिरफ्तार करेगी और बाकियों को छोड़ देगी। वह उन्हें सन के बारे में भी बताता है और कि टेरेंजियो का मानना है कि यह लोगों को मार देगा। यह सुनकर पैसेंजर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे फ्लाइट में चढ़ने से पहले हुई अजीब घटनाओं को याद करने लगते हैं और अपने परिवार को लेकर परेशान हो जाते हैं। मथियो सबको शांत करता है और कप्तान के तौर पर सबको बचाने की जिम्मेदारी लेता है। कुछ देर बाद वह आइसलैंड के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल से कोई सिग्नल नहीं मिलता। जब जमीन नजदीक दिखने लगती है,
उन्हें दिखता है कि कई एयरप्लेन्स आपस में टकरा गए हैं और लोग इधर-उधर भाग रहे हैं। उन्हें आखिर समझ आता है कि टेरेंजियो सच कह रहा था, पर रनवे ब्लॉक होने के कारण वे लैंड नहीं कर सकते। प्लेन में इतना फ्यूल है कि वे थोड़ा वेस्ट की ओर स्कॉटलैंड तक उड़ सके। इसलिए कैप्टन ऐसा करने का फैसला करता है और बेहतर की उम्मीद करता है। वह टेरेंजियो को टॉयलेट से बाहर लाता है ताकि वह सबको बता सके कि क्या हो रहा है। टेरेंजियो बताता है कि उसे सन के बारे में अपने सीनियर्स की बातचीत चोरी छिपे सुनकर पता चला। उसे नहीं पता यह क्यों हो रहा है या कब रुकेगा। बस इतना मालूम है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें सनराइज से दूर उड़ते रहना होगा। इसी बीच जो अरब आदमी पहले बेहोश हुआ था वह अब भी फर्श पर पड़ा है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है और वह कार्डियक अरेस्ट की कगार पर है। अंतिम सांसों में वह कहता है कि उसने डायमंड्स निगल लिए थे। नर्स लोरा पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। उसी समय वे स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, जहां मथियो प्लेन को एक वॉल से टकराने से कुछ सेकंड पहले रोक देता है। वे बाहर आते हैं और उनके फोन्स पर अपने प्रियजनों के नोटिफिकेशंस बजने लगते हैं। इंटरनेट डेडली सनलाइट की न्यूज से भरा है। दुनिया का आधा हिस्सा मर चुका है और दूसरा आधा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। एयरपोर्ट खाली है क्योंकि जिनके पास भागने का मौका था वे भाग गए और बाकी लोग अंधेरी जगहों में छिपे हुए हैं, उम्मीद करते हुए कि इससे उनकी रक्षा होगी। हालांकि न्यूज बताती है कि लोग बंकर्स के अंदर भी मर रहे हैं। अचानक 3 आरएएफ सर्विसमैन मदद मांगते हुए उनके पास आते हैं। उनके पास सनराइज से पहले सिर्फ 45 मिनट है, तो वे जरूरी सप्लाईज इकट्ठा करने और वेस्ट उड़ने का फैसला करते हैं। पैसेंजर्स में से एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर जाकुब है। वह अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए वापस जाना चाहता है, मगर सभी की समग्र सुरक्षा के लिए उसे पीछे हटने के लिए कहा जाता है। सप्लाईज इकट्ठा करने और एयरप्लेन का टैंक भरने के बाद वे फिर से टेक ऑफ करते हैं। सर्विसमैन में से एक पायलट है और सुझाव देता है कि वे इक्वेटर से दूर उड़े ताकि सन उन्हें जल्दी ना पकड़ पाए। उनका अगला स्टॉप कनाडा है, जहां वे फिर से एयरप्लेन में फ्यूल भरेंगे और रेडियो ठीक करेंगे। कुछ देर बाद इंटरनेट लौट आता है और उनके फोन्स फिर से बजने लगते हैं। उन्हें अपने प्रियजनों के आखिरी संदेश मिलते हैं, जो ब्रुसेल्स में पहले ही मर चुके हैं। फिर एक आदमी को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा है कि इस आपदा की वजह सन्स पोलैरिटी है। एक और पैसेंजर हॉर्स्ट, जो क्लाइमेट स्पेशलिस्ट है, जानता है कि सन्स पोलैरिटी का क्या मतलब होता है। वह समझाता है कि हर 11 साल में सन का मैग्नेटिक फील्ड उलट जाता है, पर किसी को नहीं पता क्यों। आमतौर पर इसका पृथ्वी पर बड़ा असर नहीं होता, इसलिए इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस उलटफेर की तीव्रता कमजोर होती जा रही थी। इसी वजह से हॉर्स्ट को लगता है कि इस बार उलटफेर दूसरी दिशा में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अगर उसकी बात सही है, तो जहां जहां सन की रोशनी पड़ रही है वहां अर्थ गामा रेज से झोंकी जा रही है, इसलिए लोग तुरंत मर रहे हैं। वे इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं रखते, क्योंकि आर्टिकल छापने वाले वैज्ञानिक भी शायद मर चुके हैं। तभी आयस को एक न्यूज रिपोर्ट मिलती है कि जिन आरएएफ सर्विसमैन को उन्होंने साथ लिया वे दरअसल अफगानिस्तान के टेररिस्ट्स हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया था और एयरपोर्ट पर अपने देश वापस ले जाया जा रहा था। बाहर उनमें से एक का झगड़ा हो जाता है और वह डिमेंशिया वाले बूढ़े आदमी को धक्का दे देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है और उस टेररिस्ट के लिए पैसेंजर्स की नापसंदगी बढ़ जाती है। सिल्वी मैथ्यू को यह न्यूज रिपोर्ट बताती है और दोनों तय करते हैं कि कनाडा पहुंचकर वे टेररिस्ट्स को छोड़ देंगे। कुछ मिनट बाद वे लैंड करते हैं और सनराइज में अभी 2 घंटे है। शहर भर में सनलाइट के शिकार पड़े हैं। टेररिस्ट से कहा जाता है कि नजदीकी शॉप से रेडियो की रिपेयर पार्ट्स ढूंढ कर लाए। वे मान जाते हैं, पर जिद करते हैं कि गाब्रियल और जाकूब को भी साथ ले जाएंगे। दिक्कत यह है कि जाकूब को योजना पता है, पर गाब्रियल को नहीं। इसलिए जब वे शॉप में होते हैं और जाकूब टेररिस्ट्स को एक कमरे में बंद कर देता है, तो गाब्रियल उसके साथ चलने से मना कर देती है। जाकूब उसे मनाने में समय बर्बाद नहीं करता। आखिर में वह टेररिस्ट्स के पीछा करने के बावजूद एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन गाब्रियल शहर में छूट जाती है। एयरप्लेन उसके बिना टेक ऑफ कर लेता है। टेररिस्ट्स उसका पीछा करते हैं और बुलेट से एक विंडो पर वार करने में कामयाब हो जाते हैं। खुशकिस्मती से इससे सिर्फ क्रैक पड़ती है, तो अगर वे लेवल एल्टीट्यूड बनाए रखे तो विंडो नहीं टूटेगी।
डोमिनिक नाम का एक टर्मिनली इल बच्चा भी फ्लाइट में है। अयाज उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी अति सुरक्षात्मक मां झारा उसे दूर जाने को कहती है। अचानक उन्हें रेडियो सिग्नल मिलता है, किसी हवाई से। बातचीत बीच में कट जाती है, पर वे मान लेते हैं कि कुछ सर्वाइवर्स किसी अंडर वाटर बंकर में रह रहे हैं, इसलिए जिंदा है। मथ्यू चाहता है कि वे तुरंत हवाई जाए, पर सिल्वी को लगता है कि इतनी धुंधली मैसेज पर वहां जाना मूर्खता होगी। इसी बीच टेरेंजियो गुस्से में है कि सारे फैसले कैप्टन ही लेता है। वह विरोध करता है और सब इस पर सहमत होते हैं कि अब से फैसले वोट से होंगे। जैसे ही चीजें शांत होने लगती हैं, कई अलार्म एक साथ बज उठते हैं, एयरक्राफ्ट मल्टीफंक्शन का संकेत देते हुए। समस्या जांचने पर माथ्यू को पता चलता है कि पहले जो टेररिस्ट प्लेन का पीछा कर रहा था, वह खुद को लैंडिंग गियर से लटका चुका है। अगर वह वहीं रहा तो वे लैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ्यू तय करता है कि वे जितना ऊंचा उड़ सके उड़े, ताकि टेम्परेचर और लैक ऑफ ऑक्सीजन उसे नीचे गिरा दे। लेकिन वह क्रैक्ड विंडो को ध्यान में रखना भूल जाता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंडो टूट जाती है और प्लेन के अंदर हड़कंप मच जाता है। चीजें ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और पैसेंजर्स टकराव के लिए खुद को तैयार करते हैं। मथ्यू तेजी से प्लेन को नीचे एल्टीट्यूड पर लाता है और जाकुब कुछ देर के लिए वुडन बोर्ड से विंडो ढक देता है। सब शांत होते हैं, लेकिन डोमिनिक को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसकी रेस्पिरेटरी ट्यूब उड़ गई होती है। अयाज एक जुगाड़ सोचता है और ऑक्सीजन पाइप से एक श्वसन ट्यूब बना देता है। ज़ारा शुक्रगुजार होती है और मानती है कि उसने पहले अयाज से बुरा बर्ताव किया। कैप्टन सबको बताता है कि अब हवाई जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस एल्टीट्यूड पर वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे मुनासिब विकल्प अटू है, जो अलास्का का एक आइलैंड है। इसके अलावा टर्बुलेंस से वह लटका हुआ टेररिस्ट नीचे नहीं गिरा। आयज, जाकुब और तेरेंजियो अंडर कैरेज में जाते हैं और प्लेन के फर्श में एक छेद करते हैं ताकि उसे देख सके। तेरेंजियो अंधेरे में गन तानता है, मगर अपराधी गन खींच लेता है और लगभग उसे मार देता है। खुशकिस्मती से आयज बचाने पहुंचता है और टेररिस्ट को गोली मार देता है। कुछ मिनटों के लिए वह सबका हीरो बन जाता है, पर जल्द ही पैसेंजर्स जान लेते हैं कि उसी की वजह से वह अरब पैसेंजर मरा। उन्होंने उसका शव कनाडा में दफनाया, जहां किसी ने आयस को उसका पेट चीरते देखा। आयस कबूल करता है कि वह एक कॉन आर्टिस्ट है जो ब्रसल्स से मॉस्को डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहा था। डायमंड्स उस अरब के पेट में थे, उसकी रजामंदी से, पर वह इसलिए मर गया क्योंकि उसने पैनिकिंग इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं किया। यह सुनकर कुछ पैसेंजर्स मांग करते हैं कि आयस को भी टेररिस्ट्स की तरह छोड़ दिया जाए, लेकिन कुल वोट आयस के पक्ष में जाता है। नतीजतन उसे एवियोनिक्स बे में हैंडकफ कर दिया जाता है। अगले सीन में वे अलास्का में लैंड करते हैं और टैंक फिर से भरकर टेक ऑफ करते हैं। एयरबोर्न होते ही क्लाइमेटोलॉजिस्ट होर्स्ट कुछ अजीब नोटिस करता है। कनाडा से उठाए गए फ्रूट्स का स्वाद बिल्कुल फीका लग रहा है। उसका मानना है कि गामा रेज इतनी तीव्र है कि वे खाने की एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिमॉडल कर रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इससे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू घट रही है। अगर यह यूं ही चला तो कुछ हफ्तों में वे भूख से मर जाएंगे। मथ्यू खतरे को मानता है, पर कहता है कि प्राथमिक चिंता सन से भागते रहना है। पिछले कुछ घंटों में वह खुद पर नियंत्रण खोता सा दिख रहा है। सिल्वी उसे आराम करने को कहती है, पर वह उस पर चिल्ला देता है, जो उसके सामान्य स्वभाव जैसा नहीं है। पैसेंजर्स तय करते हैं कि उसे मजबूरन आराम कराएंगे और उसे कॉकपिट से बाहर ले आते हैं। नाराज होने के बावजूद मथ्यू वादा करता है कि वह अगले कुछ घंटे सोएगा। कुछ देर बाद उन्हें रेडियो पर एक और सिग्नल मिलता है और दो पार्टियां बात करती सुनाई देती है, लेकिन समूह को बस 17-17 सुनाई देता है। वे जल्दी समझ लेते हैं कि फोन पर बात करने वाला एक कॉस्मोनॉट है जो स्पेस में है। वे हैरान हैं कि कोई वहां जिंदा है, पर इसका मतलब यह भी है कि वह अर्थ पर स्थित कंट्रोल रूम से बात कर रहा है। नए उम्मीद के साथ वे ब्रसल्स के नाटो हेडक्वार्टर्स जाने का फैसला करते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। इस रफ्तार से ब्रसल्स लैंड करने के बाद उनके पास सन आने से पहले 4 घंटे होंगे। इसलिए शायद उन्हें हेडक्वार्टर्स में टेरेंजियो की मदद से किसी सीक्रेट बंकर की जानकारी मिल जाए। बाहर लॉरा मैथ्यू को टॉयलेट में बेहोश पाती है। पता चलता है कि उसकी हथेली का घाव इन्फेक्टेड होकर ब्लड पॉइजनिंग बन गया है। यही वजह है कि वह पहले अजीब बर्ताव कर रहा था। समस्या सुलझाने के लिए
इन्फेक्टेड टिश्यूज को एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। लॉरा कहती है कि अगर वे ब्रसल्स के हॉस्पिटल पहुंच जाए तो वह ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन मथियो के बिना सिल्वी अकेले प्लेन लैंड नहीं कर सकती। पैसेंजर्स उससे गुहार लगाते हैं क्योंकि वह पायलट के सबसे करीब है, पर वह जानती है कि वह सिर्फ हेलीकॉप्टर लैंड कर पाती है। हॉर्स्ट उसे समझाता है कि अगर उसने पहल नहीं की तो सब मर जाएंगे। इसके बाद सिल्वी को हाउ टू लैंड अ प्लेन पर कुछ वीडियोस दिखाई जाती है, मगर जैसे ही असल काम करना पड़ता है वह घबरा जाती है। तेज टर्बुलेंस आता है और सब सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर में वे एक हिलती डुलती लैंडिंग से गुजरते हैं, लेकिन उसके अलावा प्लेन और पैसेंजर्स दोनों सुरक्षित रहते हैं। सब सिल्वी के लिए ताली बजाते हैं और आपदा के बीच इस उपलब्धि के पल का आनंद लेते हैं। समय खराब न करते हुए वे 3 समूहों में बंट जाते हैं। 2 आदमी एयरपोर्ट पर फ्यूल भरने को रुकते हैं। जारा, लॉरा और उनकी टीम मथ्यू को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाती है, जबकि टेरेंसियो, आयाज और रिक नाम का एक आदमी नाटो हेडक्वार्टर्स जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें गलियारों में ढेरों लाशें मिलती है। लगता है कि लोगों को सनराइज से पहले मौत के बारे में बताया गया था और वे जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लॉरा सबको कहती है कि अव्यवस्था को अनदेखा करे और माथ्यू को बचाने पर ध्यान दे। इसी दौरान जारा अपने बेटे और बाकी लोगों के लिए मेडिसिन बैग में भरती है। उधर एनएटीओ हेडक्वार्टर्स में टेरेंजियो उन्हें वह कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता है जहां उसने पहली बार आपदा के बारे में सुना था। उनके पास बचे समय में सारे पेपर देख पाना मुमकिन नहीं, तो रिक तय करता है कि वह सर्विलेंस फुटेज देखेगा। जब वह दूर होता है, टेरेंजियो आयस की टर्किश पहचान का मजाक उड़ाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। वह गलती से आयस को मार देता है, जिससे आयस बेहोश होकर बुरी तरह खून बहाने लगता है। कहीं और रिक को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें ऑफिशियल्स बल्गेरिया के एक डैम के नीचे बने बंकर के बारे में बात कर रहे हैं। उस जगह का नाम स्टारा 17 है, वही जो कुछ घंटे पहले रेडियो पर सुना था। वह वापस लौटने ही वाला होता है कि टेरेंजियो आकर कहता है कि अयस पहले ही निकल चुका है। रिक स्क्रीन पर अयस को पूल ऑफ ब्लड में पड़ा देखता है, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। सनराइज से आधा घंटा पहले सब प्लेन पर चढ़ जाते हैं। मथियो पूरी तरह ठीक नहीं है, पर सर्जरी के बाद बेहतर महसूस कर रहा है। टेरेंजियो सबको कहता है कि अयाज उनसे पहले गाड़ी लेकर चला गया, पर वे उसका इंतजार अब नहीं कर सकते। भारी दिल से वे इंजिन्स स्टार्ट करते हैं, तभी अचानक एक कार प्लेन के सामने रुकती है और अयस बाहर आता है। अगले सीन में टेरेंजियो को एवियोनिक्स बे में हैंडकफ किया जा रहा है। सिल्वी सबको बताती है कि अगर बुल्गारिया वाली योजना काम न की तो उनके पास दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने लायक फ्यूल भी नहीं होगा और समय भी नहीं। जैसे ही वे टच डाउन करे, सबको तैयार रहना होगा, क्योंकि बंकर तक पहुंचने के लिए उनके पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। अयाज टॉयलेट में होता है, तभी उसे सीजर आता है। यह कुछ ही सेकंड्स चलता है और वह समझता है कि शायद ज्यादा ब्लड लॉस के कारण हुआ। फिर भी वह दूसरों को नहीं बताता। बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि टेरेंजियो के साथ क्या करना है। हत्या की सजा नहीं देना चाहता, इसलिए वह उसे भी बंकर तक साथ आने की अनुमति दे देता है। कुछ देर बाद वे बल्गेरिया के एक एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और 2 समूहों में बंटकर 2 अलग-अलग व्हीकल्स में निकलते हैं। सिल्वी पहली कार चलाती है और रास्ता दिखाती है, जबकि अयाज दूसरी चलाता है। रास्ते में उसे फिर सीजर आता है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। पहली कार काफी आगे निकल चुकी है और कम समय में दूसरी टीम के लिए उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। एक इंटरसेक्शन पर सिल्वी दाहिना मोड़ लेती है और एक आधा खुले गेट तक पहुंचती है। एक पैसेंजर उसे छूने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रिसिटी से झटके खाकर दूर जा गिरता है। ऊपर से पता चलता है कि गेट को खुला रखने के लिए लगातार एक बटन दबाए रखना होगा। खुद को सुधारने के लिए टेरेंजियो पेशकश करता है कि वह बाकियों का इंतजार करेगा, जबकि सिल्वी और समूह अंदर जाए। जाने से पहले सिल्वी उसे स्टैंड से हैंडकफ कर देती है ताकि वह धोखा न दे सके। इससे यह भी पक्का हो जाता है कि दूसरी टीम पहुंचने पर ही वह आजाद होगा। हालांकि आयज और उसकी टीम इंटरसेक्शन पर बायां मोड़ लेती है और डैम के दूसरी तरफ एक ऐसे ही गेट तक पहुंचती है। वे अपने क्लोथ्स का इस्तेमाल कर चढ़ते हैं और अंदर घुसते हैं। आखिर में अलग-अलग रास्ते लेने के बावजूद सब बंकर के प्रवेश तक पहुंच जाते हैं। पैसेंजर्स का स्वागत मिलिट्री मैन करते हैं, जो उन्हें अंदर लेते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वे यहां सुरक्षित हैं। टेरेंजियो बाहर अकेला रह जाता है
और भगवान से माफी मांगता है। जैसे ही सन निकलता है, वह उसकी ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है और कहता है, जो करना है कर लो। आखिर में उसकी भी मौत हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को वीडियो की तरह आगे बढ़ाऊं, तो कमेंट छोड़ें। वीडियो को 1000 लाइक मिलते ही मैं कंटिन्यूएशन बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।